बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Asal Shahzeb Khan, starting my third lecture about computing tools for mathematics। इस लेक्चर में हम वेक्टर और मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम वेक्टर्स और मैट्रिसेस को किस तरह मैटलैब में सॉल्व कर सकते थे। तो वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस के बारे में इससे पहले भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। जो बुक मैंने आप लोगों को सेंड की है वो मैकमोहन की बुक मैटलैब, जो मैंने आप लोगों को रिकमेंडेड बुक में सेंड की थी, उसके हम 4 से 5 चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं। ये तो हमारे पास बेसिक्स था कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैटलैब सीख रहे थे। तो जब मैं उधर आऊँगा तो आप लोगों को विद इन 2-3 लेक्चर्स में ये क्लियर हो जाएगा सारा। अगर इधर ऑनलाइन लेक्चर्स में कुछ क्लियर नहीं भी हो रहा तो उधर में इंशाल्लाह आपको विद इन 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स में ये जो भी काम किया हुआ है वो भी क्लियर कर देंगे। तो अब हमारे पास था कि हाउ वी कैन सॉल्व वेक्टर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ये होता था कि कोई दो वेक्टर गिवन हो, ए इज इक्वल टू, मैंने जर्नल फॉर्म में लिखा हुआ था कि a1 a2 अप टू an तक, एंड b इज इक्वल टू b1 b2 अप टू bn तक इज गिवन बाय। ये हमारे पास गिवन थे। जब a डॉट b करते थे तो हम क्या करते थे कि a1 को b1 के साथ अपने एलिमेंट, अपने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 b3 प्लस a4 b4 अप टू सो ऑन। तो ये सारी टर्म्स हमारे पास क्या देती थी, हमें एक आंसर दे देती थी जिसको हम कहते थे कि दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने दो वेक्टर्स लिए नीचे। हमारे पास एक कॉलम, एक ए भी कॉलम वेक्टर था, बी भी हमारे पास क्या था, कॉलम वेक्टर था। तो जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सी हमने नाम दिया था उसको इन मैटलैब। तो हमने जस्ट कमांड पुट आउट करनी थी। कमांड हमारे पास थी डॉट ऑफ ए एंड बी, जो हमने ऊपर डिफाइन किए हुए थे। मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा हूँ कि ये लैंग्वेज जो है ये हम वही चीज़ उठाएगी जो हम उसको प्री डिफाइन करेंगे। ये खुद से कुछ भी नहीं करेगा। हम इसको डिफाइन करेंगे, जो जो चीज़ें वो टर्म्स हमारे पास, टर्म्स एंड कंडीशंस को देखकर वो सॉल्व करेगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट। तो अब हमारे पास क्या था कि हाउ वी कैन फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसी तरीके से हमने एक रो वेक्टर डिफाइन किए। मैंने पहले कल भी आप लोगों को बताया था कि जब हम रो डिफाइन करते थे, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, तो हमारे पास क्या होता था कि जस्ट हम या कामा लगाते हैं या सिंपल स्पेस बार कि 1 के इधर 1 और 2 3, ये मैं ए डिफाइन, ए हमारे पास एक वेक्टर था, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 ये रो में था। तो हमने क्या किया, सिर्फ स्पेस दी थी एलिमेंट्स के दरमियान। तो ये हमारे पास रो वेक्टर डिफाइन हो जाएगा। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्रॉस ऑफ ए बी, क्योंकि हमने बड़े ए बी ऊपर डिफाइन किए हुए थे इसलिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी नीचे उसने आंसर दे दिया था कि ये हमारे पास क्या है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। हाउ वी कैन बेसिक ऑपरेशन पर जब आते थे कि हम बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, कि हम मैट्रिसेस को ऐड किस तरह करते हैं, मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। तो हमारे पास यही टर्म्स आती थी कि हमने सबसे पहले कि एक वेक्टर, पहले हमें पता होना चाहिए कि हम मैट्रिक्स को लिखते किस तरह है। तो मैंने ऊपर एक मैट्रिक्स लिखी थी, ए इज इक्वल टू 2 3 4 2 4 5 1 8 9। तो उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से था कि जब हम कमांड विंडो में, ये जो ग्रेटर देन का साइन होता है, ये हम कमांड विंडो में काम कर रहे हैं, कमांड विंडो ऑफ मैटलैब। तो मैंने डिफाइन किया पहली रो 2 3 4। रो को डिफाइन करने के लिए या स्पेस या कामा, हम 2 3 4 हम कर सकते थे। उसके बाद कॉलन का मतलब था कि हम नेक्स्ट रो में जा रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट रो कौन सी थी, 2 4 5 और फिर कॉलन 1 8 9। तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ डिफाइनिंग अ मैट्रिक्स इन मैटलैब। तो इसी तरीके से हाउ वी कैन ऐड, हम मैट्रिसेस को ऐड उसी वक्त कर सकते थे कि जब हमारे पास मैट्रिसेस का आर्डर सेम हो। कल मैंने बताया था कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो आर्डर हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कितने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसको हम ऑर्डर कहते थे। अब हमारे पास क्या था, एक मैट्रिक्स ए मैंने डिफाइन की जिसके हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स थी, नंबर ऑफ रोज भी 2 थी, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 थी, बी भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स थी। तो हम उनको ऐड कर सकते थे।
और हमने जब उनको ऐड किया तो सिंपल क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कि 5 को, जो हमारे पास पहला एलिमेंट 5 था और दूसरे एलिमेंट 2 के साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के साथ ऐड होंगे तो उसको हम कहते थे कि दीज आर द आर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस। सेम होगा तो देन वो ऐड और सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लिकेशन, हम दो तरीके से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते थे। एक तो हमने बचपन से सुना आ रहे थे कि हम मैट्रिसेस को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे कि जब हमारे पास एक फार्मूला होता था CAR, कार का फार्मूला, कि हम पहली मैट्रिक्स के कॉलम देखते थे और दूसरी के रोज देखते थे, अगर वो दोनों सेम हो तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते थे। उसको हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कहते थे कि जस्ट हम क्या करते थे कि फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, देन से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जितने भी हमारे पास रोज और कॉलम के होते थे उस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन हमारे पास मैटलैब में मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके थे। वन इज एरे मल्टीप्लिकेशन, वन इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन। एरे मल्टीप्लिकेशन का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एरे नंबर्स हमारे पास वो होते थे कि हम ईच एलिमेंट को अपने करस्पॉन्डिंग सामने वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे। जब हम एक ए मैट्रिक्स देखेंगे तो ये 2x2 मैट्रिक्स थी। बी मैट्रिक्स मैंने डिफाइन की, ये भी हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स थी। तो हम ए डॉट स्टेरिक बी करेंगे तो मतलब ये था कि हमारे पास हर एलिमेंट अपने सामने वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी 2 1 1 2, तो 2 किसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 6 आंसर दे देगा। तो इसी तरीके से ये हमारे पास एरे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका था। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन के हम उसी तरीके से CAR कार वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स थी A, तो इसके कितने कॉलम्स थे, इसके हमारे पास 2 कॉलम्स थे, और हमारे पास B मैट्रिक्स थी तो उसकी रोज देखेंगे तो B हमारे पास 2 रोज वाली मैट्रिक्स थी। तो हमारे पास क्या था कि कार वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा था, तो हम इसको क्या करेंगे A स्टेरिक B मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल हमें नहीं ज़रूरत वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने की, वो डायरेक्ट खुद ब खुद हमें आंसर दे देगा कि हम किस तरीके से इनको मल्टीप्लाई। हाउ वी कैन मेक अ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स भी हम उसको कहते थे, और हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ऑल एलिमेंट्स क्या हो 1 हो, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते थे। तो हमारे पास हम फॉर एग्जांपल कि लेट क्रिएट 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना चाह रहे थे। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड थी E/E। जब हम आई लिखेंगे E/E कमांड इनटू ब्रैकेट के साथ 4 लिखेंगे तो नीचे उसने हमें आंसर दे दिया था कि ये हमारे पास क्या है 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने एक 4x4 का मतलब है कि 4 रोज और 4 कॉलम हमारे पास एक मैट्रिक्स क्रिएट करो जिसमें हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो उसको हम कहते थे कि दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो और भी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते थे कि हम उसको सॉल्व करते थे बाय जीरोस, कि हम स्पेशल टाइप n क्रॉस n मैट्रिक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों तो हम उसके लिए क्या कौन सी कमांड देंगे, जिधर हमने E/E दिया था उधर हम जीरोस ZEROS जीरोस इंटू n का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जीरोस ऑफ 4 करेंगे तो 4x4 हमें मैट्रिक्स गिवन दे देगा जिसमें हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। इसी तरीके से हमारे पास जब वंस ऑफ n करेंगे तो हमें एलिमेंट दे देगा जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 आ जाएंगे, 1 1 यूनिट मैट्रिक्स भी हम उसको कहते थे। हाउ वी कैन फाइंड अ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का हमारे पास यही मेथड होता था कि अगर 2x2 मैट्रिक्स हो तो हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है A = ABCD, तो हम क्या करते थे AD - BC इज द डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए कमांड यूज़ होती थी कि सिंपल हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन की A = एक 2x2 मैट्रिक्स थी, तो हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे DET, डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो ऊपर A डिफाइन किया हुआ था उसका डिटर्मिनेंट ले लेगा। तो नीचे उसने हमें आंसर दे दिया था कि ये हमारे पास उसका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। जितनी बड़ी मर्जी मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जांपल 100x100 मैट्रिक्स हो, तो मैटलैब हमें हमारे काम को आसान करता है। फॉर एग्जांपल कि जब हम 2x2 तो हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स थी, उसका काम आसान हम इस ईजिली कर सकते थे कि AD - BC। लेकिन जब हम 3x3 4x4 या 5x5 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते थे तो उसके लिए हमें बहुत सारा प्रोसीजर
बहुत ज़्यादा प्रोसीजर करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल के 3x3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते थे तो उसको एक्सपेंड करते थे R1 या C1 के साथ, रो 1 या कॉलम 1 के साथ एक्सपेंड करते थे, तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती थी, 2x2 में। फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करते थे, तो 4x4 को भी इसी तरीके से हम एक टर्म रिड्यूस करते थे 3x3 में, फिर 3x3 को रिड्यूस करते थे 2x2 में और हम उसको सॉल्व करते थे। तो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या बनती, ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, एक 4x4 मैट्रिक्स है जिसके 4 रोज और 4 कॉलम्स है। तो सिंपल हम उसी तरीके से मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। अब आपको तरीका आ गया होगा कि मैट्रिक्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो हम उसको डिटर्मिनेंट जस्ट कमांड देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट लो, तो हमें आंसर दे देगा। हम 100x100 मैट्रिक्स जस्ट डिफाइन करेंगे, ऊपर लिखेंगे और उसके बाद डिटर्मिनेंट उसका कहेंगे कि DET डिटर्मिनेंट ऑफ B, उसको सॉल्व करो, तो वो उसको हमें आंसर दे देगा विद इन मोमेंट्स, विद इन मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड। कंप्यूटर हमारे पास या कंप्यूटेशनल लैंग्वेज हमारे पास क्या होता है कि अपने काम को आसान करने के लिए हमने बनाया होता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कि हम मैट्रिक FSC पार्ट 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते थे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी, 5x + 2y - 9z = 44, -9x - 2y + 2z = 11, 6x + 7y + 3z = 44। ये हमारे पास क्या था कि एक 3 वेरिएबल इन्वॉल्व थे, 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी, 3 ही वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व थे। तो हम क्या करते थे, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स लिखते थे। नीचे मैंने कोफिशिएंट की मैट्रिक्स लिखी है कि A हमारे पास क्या है, AX = B। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो मैट्रिक्स है उसको हम B कह देते थे। तो उसके बाद हम क्या करते थे कि X = A इनवर्स × B। तो A का इनवर्स फाइंड आउट करते थे, फिर उसके बाद B के साथ उसको मल्टीप्लाई करते थे, तो जो हमारे पास सोल्यूशन आता था। तो अब हमारे पास क्या था कि ये 3x3 मैट्रिक्स थी। तो जब हम उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे लिए बहुत लंबा प्रोसीजर आ जाएगा कि हम उसको पहले क्या करेंगे कि A इनवर्स किसकी इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 2x2 का तो एडजॉइंट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे कि हम क्या करते थे कि पहले 2 डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज कर देते थे और दूसरे डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर देते थे, वो तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाता था। लेकिन 3x3 और 4x4 का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, उसको माइनर एंड को फैक्टर फार्मूले के साथ सॉल्व करते थे। तो मैंने ऊपर एक लिंक दिया है आपको, ये आप जब लिंक सीन करेंगे तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला था बाय मैथमेटिक्स। और बाय मैट लैब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इंतहाई आसान तरीका है कि मैंने मैट्रिक्स कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स जो हमारे पास कोफिशिएंट्स थे, A हमारे पास जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट की होती थी उसको लिखा, उसका डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट मैंने तब लिया कि हम उसका A इनवर्स हम फाइंड आउट करते थे, उसका फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन ज़ीरो हो तो देन हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते थे। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज सिंगुलर मैट्रिक्स, और हम सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता था। तो हमने डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन ज़ीरो था, मतलब एक नंबर था, 0 एलिमेंट नहीं था। तो हम क्या करते थे, उसके बाद B मैट्रिक्स जो लेफ्ट हैंड साइड पर मैट्रिक्स थी हमारे पास क्या थी कि एक मैट्रिक्स B मैट्रिक्स हमने डिफाइन की जिसके हमारे पास 3 रोज और 1 ही कॉलम था। तो उसके बाद हमने जस्ट क्या किया, A लेफ्ट डिवाइडेड बाय B। तो हमने डिवाइडेड बाय B, डिवाइडेड मैंने तरीका बताया था, तो ये हमारे पास सिंपल सा आंसर दे दिया था। ये हमारे पास प्रोसीजर था मैट लैब में इसको सॉल्व करने का। रैंक, इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा FSC पार्ट 2 में कि हम किस तरीके से रैंक फाइंड आउट करते थे। रैंक हमारे पास नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन रिड्यूस एचलान फॉर्म और एचलान फॉर्म में। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को एचलान या रिड्यूस एचलान फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते थे, ये मैंने एक यूट्यूब का लिंक भेजा है, ये मेरी वीडियो है, आप इसको देख सकते थे कि हम किस तरीके से रैंक फाइंड आउट करते हैं। लेकिन मैट लैब में रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा प्रोसीजर है कि हमें मैट लैब में कमांड आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने मैट लैब अभी तक इंस्टॉल नहीं भी की तो आपको कोई मतलब नहीं है, जस्ट आप लोगों ने कमांड याद कर लें कि हम इस कमांड के साथ इसको सॉल्व करते थे।
पीछे भी हमारे पास जब मैंने सेकंड सेमेस्टर को पढ़ाया था तो हर बच्चे के पास मोबाइल और लैपटॉप नहीं था, कुछ बच्चों के पास था। तो उन्होंने जस्ट क्या किया था, इसको याद किया था। याद कर मतलब ये था कि जो जो मैं इनको कमांड बताता था, पेपर आप लोगों को 100% सीन आएगा। 100% पेपर आपको सीन आएगा। जो मैं आपको करवाऊंगा उसी में से पेपर आएगा। एक क्वेश्चन भी, 2 नंबर का क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। इसके ज़्यादा मार्क्स मेरे हाथ में है, 70% मार्क्स मेरे हाथ में है। मतलब ये है कि जो 40 मार्क्स सेशनल के वो भी मैं दूंगा, और हमारे पास जो 20 मार्क्स इसके प्रैक्टिकल के होंगे, इसका प्रैक्टिकल होगा, वो भी मैं खुद लूँगा। तो इसके 60 to 70% मार्क्स मेरे हाथ में हैं। आपने जस्ट 40 में से मार्क्स लेने हैं। 40 नंबर यूनिवर्सिटी की तरफ से होंगे, 40 मार्क्स में से आपने इसमें मार्क्स लेने हैं। तो हमारे पास ये था कि पिछली दफ़ा भी स्टूडेंट्स इसमें 90+ में गए हैं। कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग में आपको, जब तक आप इसको ग्रेप नहीं हासिल करेंगे, 5 चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। इट्स माय गारंटी, मैं अपनी गारंटी पर आप लोग 40 में से ये 40 नंबर ले सकते हैं यूनिवर्सिटी से। बाकी 60 नंबर आपने मेरे से लेने हैं, वो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारे पास हाउ वी कैन फाइंड द रैंक ऑफ ए, तो हमने जस्ट कमांड गिवन की थी कि हमने रैंक ऑफ ए ऊपर एक मैट्रिक्स डिफाइन की, तो उसको रैंक उसने फाइंड आउट कर दिया था। ये यूट्यूब लिंक देखे जाकर आप उसको पता चल जाएगा कि रैंक हमारे पास क्या होती है। मेरा मकसद आपको मैथ्स करवाना नहीं है, मैथ्स आपको खुद आनी चाहिए। मेरा मकसद है आपको कि मैथ्स को हम मैट लैब में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हम इनवर्स फाइंड आउट करते थे। तो हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास फार्मूला होता था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे कि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम उसको एडजॉइंट फाइंड आउट करते थे, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे। 2x2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना इजी है और उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना भी इजी है। लेकिन जब हम 3x3 में जाते थे तो हमारे पास उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि ईच एलिमेंट का माइनर एंड को फैक्टर फाइंड आउट करते थे। वो भी हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम किस तरीके से माइनर एंड को फैक्टर के साथ उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते थे। तो हम इनवर्स हम फाइंड करते थे इन मैट लैब। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि सिंपल हम INV कमांड गिवन करेंगे। ए मैट्रिक्स हमने ऊपर डिफाइन की हुई थी, हम अपनी कमांड विंडो में काम कर रहे थे, ग्रेटर देन साइन। तब मैंने लगाता हूँ कि ये हमारे पास साइन होता है इन कमांड विंडो हम जस्ट एज अ कैलकुलेटर काम करते हैं। तो उसने इनवर्स फाइंड आउट करके गिवन कर दिया था। सिंपल, हमें कुछ नहीं भी करना था। विद इन मोमेंट्स हमारे पास 100x100 मैट्रिक्स गिवन हो, 1000x1000 मैट्रिक्स हम ऊपर डिफाइन करें और जस्ट हम क्या करें उसका इनवर्स लिखेंगे। तो विद इन मोमेंट्स, मिली सेकेंड के भी 1000वें हिस्से में हमें आंसर दे देगा। तो ये कुछ काम था। इसी चैप्टर में से मैं आपको आज एक असाइनमेंट दूंगा। सिंपल, ये जो हमने काम किया हुआ है इसी से रिलेटेड असाइनमेंट है। आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करके देनी।